नमस्कार। आप सभी का आशा यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है, हमारा चैनल आशा कार्यकर्ताओं के लिए नई नई जानकारी लेकर आता है। जैसे कि हमने हमारी पिछली वीडियो में आशा कार्यकर्ताओं के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी दी थी, जो ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर है उसको किस प्रकार से लिखा जाना है, किस प्रकार से उसको तैयार किया जाना है। इसी कड़ी में हम आज चर्चा करेंगे पात्र विवाहित जोड़ों यानी कि एलिजिबल कपल रजिस्टर को किस प्रकार से लिखा जाना है और किस प्रकार से तैयार करना है। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। इससे पहले मेरा आप सभी आशा कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि हमारी इस वीडियो को प्रत्येक आशा कार्यकर्ता के पास पहुंचाना सुनिश्चित करें, क्योंकि इसमें बहुत महत्वपूर्ण अच्छी जानकारियां हैं। आशा कार्यकर्ता जो अपने रजिस्टर को लिखते वक्त कुछ गलतियां करती हैं, उनको सुधारने के लिए हमने इसमें विस्तार से बताया है। आइए अब हम विस्तार से चर्चा करते हैं प्रजनन योग्य दंपति यानी कि एलिजिबल कपल रजिस्टर को किस प्रकार से लिखा जाना है, इसमें क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे पहले हम इसमें देखेंगे कि एलिजिबल कपल हम किसे कहते हैं। बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं को कन्फ्यूजन रहता है कि एलिजिबल कपल क्या होता है, उसकी परिभाषा क्या है। मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगा, एलिजिबल कपल जैसे कि नाम से ही पता लगता है, एलिजिबल योग्य, कपल दंपति, योग्य दंपति यानी कि जो दंपति, जो पति पत्नी बच्चे पैदा करने में सक्षम हैं, उसको हम एलिजिबल कपल कहते हैं। इसकी परिभाषा यह मानी गई है कि 18 साल से लेकर के 45 वर्ष तक का जो भी योग्य जोड़ा, विवाहित योग्य जोड़ा बच्चे पैदा करने में सक्षम है, उसको हम एलिजिबल कपल कहते हैं। यह बात ध्यान रहे कि हो सकता है एक साल पहले किसी कपल की शादी 17 साल में हो जाती है, या किसी कपल को कुछ महामारी 45 साल से ऊपर भी चली जाती है, तो हो सकता है एक साल ऊपर नीचे भी हो जाए। लेकिन इसकी परिभाषा यही दी गई है कि एलिजिबल कपल 18 साल से 45 वर्ष तक की आयु का योग्य विवाहित जोड़ा एक एलिजिबल कपल कहलाता है। अब हम देखते हैं कि एलिजिबल कपल रजिस्टर को किस प्रकार से लिखा जाता है। इसको 3 भागों में बांटा गया है। आपके रजिस्टर में 3 भाग मिलेंगे। सबसे पहला, एक बच्चे वाले एलिजिबल कपल, दूसरा 2 बच्चों वाले एलिजिबल कपल, और तीसरा 2 से अधिक बच्चों वाले एलिजिबल कपल। इसको हमने देखना है कि इसको कैसे हम आगे ट्रांसफ़र करेंगे, एक बच्चे वाले को 2 बच्चे वाले में, 2 बच्चे वाले को 2 से अधिक बच्चे वाले में, ये भी हम इसमें विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको रजिस्टर पर लेकर चलता हूं, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। इसमें देखिए, सबसे ऊपर लिखा हुआ है पात्र विवाहित जोड़े प्रजनन योग्य एलिजिबल कपल। इसके हम 1 नंबर कॉलम पर आते हैं, क्रमांक संख्या। यह क्रमांक संख्या इसके अंदर आपको दिखाई देगी 1 नंबर पर। यहाँ पर क्रमांक संख्या ये वह संख्या है, जैसे कि आपके पास मान लीजिए बिना बच्चों वाले, मैं बिना बच्चों वाले रजिस्टर पर चर्चा करता हूँ। बिना बच्चों वाले मान लीजिए आपके पास 10 कपल हैं, तो आप उनको 1 नंबर पर 1 2 3 4 5 और यही आपका एलिजिबल कपल नंबर काउंट किया जाएगा। जो कि आप तब मोटिवेशन बनवाते हैं तो उसके अंदर एलिजिबल कपल संख्या दी जाती है, तो वह आपकी यह जो एक नंबर पर दिखाई गई है, इसको ही हम एलिजिबल कपल क्रमांक संख्या मानेंगे। इसके बाद में आइए, ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज परिवार हाउस होल्ड की संख्या क्या है, ये भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सारी आशाओं को इसका भी नहीं पता होता और बहुत सारी आशा इसको जानबूझ करके नहीं डालती, लेकिन यह डालना बहुत ज़रूरी है। यदि अगर आपके रजिस्टर के अंदर ग्राम स्वास्थ्य रजिस्टर में दर्ज परिवार हाउस होल्ड की संख्या नहीं दर्ज की गई है, तो मान के चलिए कि उसको आपका कपल नहीं काउंट किया जाएगा, और इससे आपको कन्फर्म भी हो जाएगा कि यह कपल आपके सर्वे रजिस्टर के किस हाउस होल्ड में है,
यह वह संख्या होती है। यह संख्या आपने अपने सर्वे रजिस्टर के जिस हाउस होल्ड के अंदर यह कपल है वह हाउस होल्ड नंबर आपने इसके अंदर डालना है। इसके बाद हम देखते हैं सूची में शामिल करने की तारीख। सूची में शामिल करने की तारीख पर भी बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं का कन्फ्यूजन रहता है। वो समझती हैं कि सूची में शामिल करने की तारीख क्या डालें। कुछ आशा कार्यकर्ता जिस दिन सर्वे करती हैं वह तारीख डाल देती हैं, लेकिन यदि अगर आपके एरिया के अंदर कोई भी नई शादी हुई है उसके 1 या 2-4 दिन के बाद आपको तब भी पता लगा है, उसी टाइम आप उसकी सूची में शामिल करने की तारीख डालेंगे। जैसे कि मैंने इसमें दिखाया है 11/11/2020। इसकी शादी 3 दिन पहले हुई थी और इसका मेरे को 3 दिन बाद पता लगा, तो मैंने इसकी 11/11/2020 डाली है। पत्नी का नाम बबीता है। पत्नी की आयु 20 वर्ष इसके अंदर डाली गई है। पति का नाम राजेश इसके अंदर दिखाया गया है कॉलम नंबर 6 में। इसी प्रकार से जाति कौन सी जाति है, OBC, BC, SC, यह इसके अंदर 7 नंबर में BC डाली गई है। इसी प्रकार से BPL सामान्य परिवार, यह BPL परिवार से है। विवाह की तारीख देखिए इसके अंदर आप देखेंगे 8/11/2020 विवाह की तारीख डाली गई है और सूची में शामिल करने की तारीख आप देखिए 11/11 इसके अंदर डाली गई है। तो इसमें हो सकता है 1-2 दिन का फर्क भी हो जाए या फिर 1-2 दिन का ना भी हो। जिसको पता लगे शादी वाले दिन उस दिन भी इसको डाल सकती है आशा कार्यकर्ता। इसी प्रकार से आप देखिए कॉलम नंबर 10 के अंदर 2 साल पूरे होने की तारीख सूची में शामिल करने की तारीख के अनुसार बहुत सी आशा कार्यकर्ता यह गलती करती हैं कि उनके रजिस्टर के अंदर 2 साल पूरे होने की तारीख नहीं डाली जाती, क्योंकि यह डालनी बहुत ज़रूरी है। इसका आशा कार्यकर्ताओं को गैप, जो पहला बच्चा पैदा होने का जो गैप है उसका कुछ सरकार द्वारा मानदेय सुनिश्चित किया गया है, जिसके बारे में हम अपनी अगली वीडियो में भी बताएंगे विस्तार से। कितना मानदेय किस एक्टिविटी का दिया गया है ये हमारी अगली वीडियो में आपको बताएंगे, लेकिन इसका मानदेय लगभग 500 रुपये के आसपास दिया गया है। इसलिए आपने यह तारीख डालनी ज़रूरी है। यह तारीख आप डालेंगे सूची में शामिल करने की तारीख से काउंट करके और 2 साल पूरे होने की तारीख यानी 10 नवंबर 2020 इसमें मैंने डाली है, क्योंकि इसका 11/11/2020 को सूची में हमने इसको शामिल किया था, इसलिए इसकी हमने 2 साल पूरे होंगे 10/11/2022 को। यह सूची में हमने इसकी तारीख डाली। यह बहुत ज़रूरी है, आशा कार्यकर्ता ध्यान दें, इसको ज़रूर से ज़रूर डालें। अब अगले कॉलम पर आते हैं हम 11 नंबर पर। क्या आशा के पास परिवार नियोजन के साधन हैं? हाँ हैं, लगभग सभी आशा के पास होते हैं, लेकिन वह इस कॉलम को खाली छोड़ती हैं। आप सबसे यही निवेदन है कि इसको भरें साथ के साथ। इसके बाद में कॉलम नंबर 12 पे आते हैं हम। क्या दंपति परिवार नियोजन के साधन अपना रहा है, हाँ या नहीं? बहुत सी आशा कार्यकर्ता इसको भी छोड़ देती हैं, कहती हैं कि नहीं, हमारे पास इसी कोई सूचना नहीं है, परिवार ऐसी सूचना नहीं देता। लेकिन हो सकता है परिवार नियोजन के साधन परिवार कपल कहीं बाहर से प्राइवेट से लेकर आता हो, तो आप उससे गहनता से पूछें और यहाँ पर हाँ या ना का ज़रूर से ज़रूर आप डालें। इसके बाद में आता है यदि हाँ तो कौन सा। अब इसके अंदर आता है कॉन्डोम, गोली या अन्य, तो उस पर हम टिक का निशान लगाएंगे। इसको भी आशा कार्यकर्ता खाली छोड़ती हैं, तो आशाओं से यही निवेदन है कि इसको भी वह पूरा भरें। क्या आशा कार्यकर्ता सफलतापूर्वक 2 साल का अंतराल रखवाने में सफल हुई? कॉलम नंबर 16 में देखिए आप। यह कॉलम तब भरे जाएंगे, जैसे मैंने पीले कलर से फिल किए हैं, यह कॉलम तब भरे जाएंगे जब उसका 2 साल का अंतराल कंप्लीट हो चुका है, हाँ या ना। इसके बाद में आते हैं हम 17 नंबर पर। यदि हाँ तो आशा को मानदेय प्राप्त हुआ या नहीं, हाँ या ना। यह भी तभी डाला जाता है जब उसके 2 साल कंप्लीट हो जाते हैं। इसके बाद में बच्चा पैदा होने पर इस दंपति का 1-2 बच्चों वाली सूची के क्रमांक नंबर देखिए। ये भी कॉलम बहुत सारी आशा कार्यकर्ताओं को नहीं पता होता और उनका रजिस्टर कंप्लीट नहीं होता, जिस कारण से उनका
एलिजिबल कपल रजिस्टर कंप्लीशन का मानदेय काट लिया जाता है। इसलिए यह बहुत ज़रूरी है, जो कपल जिसका एक बच्चा पैदा हो गया है उसके बाद में उसको ट्रांसफ़र करना होता है 2 बच्चों वाले कपल रजिस्टर में, तो वो जहाँ जिस क्रमांक पर वो गया वो क्रमांक नंबर इसके अंदर डलेगा। जैसे मैंने पहले आपको बताया था क्रमांक नंबर, ये क्रमांक नंबर 1 नंबर पर है। ये मान लीजिए आपने 2 बच्चों वालों में इसको 10 नंबर पर डाला, तो आप यहाँ पे 10 नंबर डालेंगे। ये तब डालेंगे जब 2 साल कंप्लीट होने के बाद बच्चा पैदा हो जाता है और आप उसको ट्रांसफ़र करते हो। तो अब एक महत्वपूर्ण बात आई कॉलम नंबर 19 पर। इसके अंदर एएनएम के हस्ताक्षर, बहुत सारी आशा कार्यकर्ता, बहुत सारी क्या मैं तो ये मानता हूँ 100% आशा कार्यकर्ता एएनएम के हस्ताक्षर नहीं करवाती। जब उनका गैप का मानदेय होता है वह लेने के लिए जाती हैं तो एएनएम मना कर देती है। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि वह मानदेय प्राप्त करने के लिए आप यहाँ पर जो मैंने लाल रंग से फिल किया है कॉलम नंबर 19 पर, आप इस पर एएनएम के हस्ताक्षर जरूर कराएं। और ये हस्ताक्षर तभी करा लें तब आप उसको सूची में शामिल कर रहे हैं। जैसे कि इसमें हमने सूची में 11 तारीख को कराया, तो आप 11, 12, 13 तारीख को एएनएम के हस्ताक्षर यहाँ पर जरूर कराएं। इसलिए क्योंकि आपको आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। बहुत सारी आशा कार्यकर्ता हस्ताक्षर न कराने के कारण उनका मानदेय नहीं दिया जाता, फिर वो अपने ब्लॉक कोऑर्डिनेटर, डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर को शिकायत करती हैं और वो भी उस टाइम मजबूर होते हैं क्योंकि उनके पास इस प्रकार का कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट नहीं होता कि एएनएम के हस्ताक्षर हैं, एएनएम को सूचित किया गया है आपके द्वारा या नहीं किया गया। यह हमारी बिना बच्चों वाले रजिस्टर की जानकारी कंप्लीट हुई। आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि हमारी अगली वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे एक बच्चे वाले रजिस्टर तथा 2 बच्चों वाले रजिस्टर और 2 से अधिक बच्चों वाले रजिस्टर को किस प्रकार से लिखा जाना है, किस प्रकार से उसको आगे फॉरवर्ड किया जाना है। इस पर विस्तार से हम अपनी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि यह वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है और इसको देखते हुए बहुत सारी आशा बहनों को दिक्कत होती है लंबी वीडियो देखने में। और आप सबसे मेरा यही निवेदन है कि जो भी वीडियो आए उसको पूरा देखें, पूरा समझें और तथा अपनी दूसरी आशा बहनों के पास भी उसको शेयर करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि समय समय पर हमारी अच्छी अच्छी वीडियो तथा जानकारी आती रहती हैं जो आशा कार्यकर्ताओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और ज़रूरी होती हैं। धन्यवाद।